Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to start the first chapter of class 9th NCERT और मैं आपको यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो अब जो 8th क्लास तक तो हमने देखा था कि कॉमन था सोशल साइंस का बुक, 9th क्लास से सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे सेपरेट हो चुके हैं। तो ज्योग्राफी वाला सेक्शन मेरे द्वारा लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एक चैप्टर्स को आपके कवर करेंगे और अब आपकी डेप्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी तक अगर आपने 6, 7, 8 को होलिस्टिकली फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो अब आपको एनसीईआरटी का एक बेस बन गया होगा, थोड़ी बहुत बेसिक्स बन गई होगी और अब आपको इसका रेलेवेंस समझ आएगा कि क्यों बेसिक क्लास की भी एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो आपका एक फाउंडेशन तैयार कर देता है ना। तो वैसे ही हम अब 9th क्लास में आप बहुत चीज़ें ना अब रिपीटेड है जो आप चीज़ ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम और डेप्थ में जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो 9th, 10th, 11th, 12th ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होता है, लेकिन 6, 7, 8 को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो बिकॉज इट लेज द फाउंडेशन फॉर द अपकमिंग एनसीईआरटीज। तो इसी के साथ क्लास 9th का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को जैसा अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारे कोर्स से जुड़ा हुआ है और वो अगर डायरेक्ट 9th क्लास का देख रहा है एनसीईआरटी, तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप जाके 6 to 8 कवर कर लो। बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है, आप अगर 1.5x के भी स्पीड से लगा के देखते हो तो बहुत ईजिली आप कवर कर सकते हो। विद इन 1 वीक आप पूरा 6 to 8 आराम से कवर कर सकते हो अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन। और साथ के साथ जो भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको दे रहे हैं, जो भी नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं ना, वो भी आप लगाते चलना, तभी आपका बेनिफिशियल रहेगा ये एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स। तो हमने जो भी एनसीईआरटी पे कमांड बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हमने इस कोर्सेज में इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स क्लास 6 में ही देखा था, तो उसी का ये कॉन्टिन्यूएशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, फिर इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, क्यों इंडिया में 2 आवर का लेग होता है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में, तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। और जिसने 6th क्लास कवर कर लिया होगा उसको तो उसके लिए तो एकदम बोलते हैं ना कि बाएं हाथ का खेल हो गया होगा, वो उनको समझने में इतनी दिक्कत आएगी नहीं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर में। सो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ये हम सबको पता है, एंड इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. And India has also contributed significantly to the making of world history. तो आपको पता है कि इंडिया हमारी जो है कि हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा रिच थी एज कंपेरिजन टू अदर सिविलाइजेशन। तो हमारे यहाँ पे सिविलाइजेशन भी सबसे ज़्यादा पुराना है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स था, और हालांकि कॉलोनियल रूल में हमारा देश बहुत पीछे गया। ठीक है, तो आज के डेट में आप देखते हो कि इंडिया अदर कंट्रीज के मुकाबले अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। लेकिन अगर मान के चलो अगर ये कॉलोनियल रूल नहीं आया हुआ था, या फिर बाहरी जो आक्रमणकारी थे वो हमारे देश में नहीं आए हुए होते, या फिर हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को नहीं ले गए होते, तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्थिति है वो बहुत बेटर होती। हमारा एजुकेशन सिस्टम ले लो, हमारा हेल्थ सिस्टम ले लो, हर चीज़ टॉप नॉच हुआ करता था आज से हज़ारों साल पहले। ठीक है, लेकिन कॉलोनियल रूल वगैरह लाके उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को डिस्टॉर्ट किया। हालांकि बहुत सारी हमारे सोसाइटी में एविल एग्जिस्ट भी करती थी, जैसे आपके कास्ट सिस्टम हो गए, लेकिन ये हमारे सोसाइटी में शुरू से नहीं थी, ये सब धीरे धीरे बाद में डेवलप होता है। ठीक है, तो जैसे आप हिस्ट्री को ट्रेस करते हो तो ये सब का आपको आइडिया लगता है। तो अब हम देख रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा कंट्री भी इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पे है। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं बल्कि और भी फील्ड में आपकी डेवलप हो रही है सोसाइटी, है ना। लेकिन अभी बहुत सारा स्कोप है डेवलपमेंट होने का, तो वो तो आपका कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ मेंशन है कि हमने पिछले 5 डिकेड्स में, मतलब पिछले 50 सालों में इंडिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी प्रोग्रेस किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, इंडस्ट्री का फील्ड हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, इवन आप स्पेस देख लो, हमारा इसरो कितना अच्छा कर रहा है ना। तो अब एक वो स्पेस सुपर पावर बनने जा रहा है इसरो, है ना। नासा, पहले नासा और यूएसएसआर वाला सोवियत यूनियन का जो स्पेस एजेंसी है, इनके अलावा किसी का नाम ही आपको देखने नहीं मिलता था, लेकिन अब स्पेस सेक्टर में इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, इसरो का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। जैसे निसार सैटेलाइट अभी रिसेंटली आप सुने हो, है ना, तो निसार सैटेलाइट नासा और इसरो के कॉम्बिनेशन से हुआ है, और इसरो के और भी बहुत सारे लैंडमार्क अचीवमेंट है, लाइक इंक्लूडिंग मंगलयान, चंद्रयान, है ना। और उसके बाद हमने स्पेस डॉकिंग भी अचीव कर लिया। तो ऐसे करके चीज़ों को आपको रिलेट करना है, और ये हमें बताता है कि हमारा इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है इन द फील्ड ऑफ स्पेस, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री को भी बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंडिया के जो कल्चर्स, इंडिया का जो ट्रेडिशन है, ये आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में प्रिवेल हो चुके हैं, है ना। इंडिया के चाहे फेस्टिवल्स देख लो आप, या इंडिया के कस्टम्स देख लो, इंडिया की फूड हैबिट्स देख लो, इंडिया के क्लोथिंग सिस्टम देख लो, ये अब बाहरी लोग भी अपना रहे हैं, है ना। बाहरी लोग मतलब कि जो फॉरेन के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से अपना रहे हैं इंडिया के कल्चर को। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के हिस्ट्री को ही बनाने में हमारे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं लोकेशन।
अब इंडिया का लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो देख लो आप, वैसे ये सब चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, आपको पता है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये भी हम आगे देखेंगे। और इंडिया जो है ना, जैसे हमारे ये ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोब को बीच से इक्वेटर आपके 0 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये सारे इमेजिनरी लाइन होते हैं। तो हमारा जो इंडिया वो कहाँ लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हाफ में, ठीक है, मतलब इक्वेटर के ऊपर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का के नीचे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ पार्ट नीचे है इंडिया का, है ना। तो ये देख सकते हो आप, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अगर इसको मैं जूम करूँ तो जूम इन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जूम इन अगर करता हूँ तो ये देखो, ये जो है ये क्या है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इंडिया का जो आधा हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, और आधा जो हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है ना, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि हमारे इंडिया का आधा हिस्सा जो है वो आपके ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, और जो आधा हिस्सा है वो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। तो इसके वजह से आपको जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसीलिए जो हम इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लेते हैं ना, तो ये चीज़ देखो, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रेफरेंस बता दे रहा हूँ। रेफरेंस एक बार समझ आ जाएगा तो आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये है 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमारा इंडिया, और ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर कोई पूछे कि इंडिया की पोजीशन क्या है इन ग्लोब, तो हमारा एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में देखें तो, और अगर लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में देखें तो लॉन्गिट्यूड के ईस्ट साइड में हमारा इंडिया लाई करता है। इसीलिए आप देखते हो कि जो हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वेस्ट एक्सटेंट होता है, तो वहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता होगा कि ये दोनों जगह नॉर्थ क्यों लिखा है, ये तो इसका एक्सटेंट दे रखा है ये चीज़। तो यहाँ पे भी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे भी आपके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे दोनों जगह नॉर्थ कंसिडर किया जाता है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में नॉर्थ और साउथ नहीं देखना हमें, हमें लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में नॉर्थ और साउथ देखना है। तो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे नॉर्थ मेंशन है। और ये एक्सटेंट आपको एकदम याद होना चाहिए मुंह जबानी। तो इसका आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों देख लो। तो नीचे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और ऊपर आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये याद हो गया आपको। अब इसके बीच का डिफरेंस देखो, इसके बीच का डिफरेंस रफली आपके कितना आ रहा है, 29 डिग्री आ रहा है, ठीक है। 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है आपके, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये देख लो यहाँ पे आपके 65 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुआ आपको। तो वही यहाँ पे मेंशन है। अब इसके बीच का भी जो डिफरेंस देखोगे रफ, तो वो आपका कितना है, 29 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आ जाओ, छोटा करता हूँ मैं, जूम आउट करता हूँ। हाँ, तो देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसके बीच में लगभग कितने डिग्री का डिफरेंस है, 29 डिग्री का, ठीक है। और वैसे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसके बीच में रफली डिफरेंस कितना है आपके, 29 डिग्री का। तो आगे का भी आप एक याद कर लोगे और प्लस 29 करोगे तो आपको रफ फिगर मिल जाएगा कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो ये चीज़ आपको एकदम याद करना है। इसको चाहो तो हाईलाइट कर लो, चाहो तो मार्क कर लो, जो भी है, ठीक है। लेकिन आपको इसको याद करना है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक। फिर देखो दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लोकेशन क्या है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 23.5 डिग्री क्यों, क्योंकि हमारा अर्थ भी जो है टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, राइट। तो इनके बीच का जो रीजन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो रीजन होता है, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखो, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। तो अब इंडिया की हम पोजीशन देख रहे हैं, तो देखो ये है हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पे जो ये साउथ ईस्ट में कौन सी आइलैंड लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अगर आप साउथ वेस्ट देखोगे तो यहाँ पे कौन सी आइलैंड लोकेटेड है, लक्षद्वीप लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हमारे यहाँ का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल है, राइट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, किबितू है, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सर क्रीक है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। गुहार मोती विलेज, सर क्रीक,
तो ये जो ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट और सदर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। और हम आगे देखेंगे कि ये देखो जो वेस्ट गुजरात है, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट मणिपुर, इसके बीच में 2 आवर का लैग होता है। ये लैग क्यों होता है? तो ये आप अगर 6th क्लास पढ़े होगे तो लॉन्गिट्यूड में जैसे जैसे हम ईस्टवर्ड मूव करते हैं, जैसे ये है लॉन्गिट्यूड, जैसे जैसे ईस्टवर्ड मूव करते हैं तो हम टाइम क्या करते हैं? गेन करते हैं। कितना गेन करते हैं? अगर 1 डिग्री मूव किए तो 4 मिनट गेन करते हैं। तो हमारा इंडिया कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है? 83.5, सॉरी 82.5 पे, ठीक है। मतलब अगर हम मोटा मोटी लें, अगर प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, तो हम 5.5 घंटा अहेड है, ठीक है, 5.5 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, राइट। तो अब मान चलो ये 82.5 डिग्री है। अब यहाँ से यहाँ तक 68 डिग्री एंड हाफ से लेके यहाँ तक 29 डिग्री हाफ, ठीक है। इसके बीच का जो आप टाइम डिफरेंस निकालोगे तो 29 डिग्री का लगभग आ रहा है। 29 को अगर इंटू 4 कर दोगे, इंटू 4 मिनट, तो आपका लगभग कितना आ जाएगा? 2 आवर का लैग आ जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। 30 ले लो रफली, 30 इंटू 4 कितना हुआ? 120 मिनट। 120 मिनट मतलब क्या हुआ? 2 आवर्स। तो अब आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा कि क्यों ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में लगभग 2 आवर का लैग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल डेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ जो चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। बाकी 11th में दोबारा रिपीट होगा, फिर से पढ़ेंगे वहाँ पे। तो बार बार जब आप पढ़ते जाओगे तो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा चीज़ें। तो इंटरनेशनल डेट लाइन हमारा कहाँ हुआ करता था? 180 डिग्री पे, राइट। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर हम ईस्ट में जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, देखो ये ऐसे मान के चलो घूम के ये पीछे साइड हम चले गए, और पीछे साइड ये आ गया आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन में अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम क्या करते थे? एक कैलेंडर डे लूज कर देते थे। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीटेडली पूछते हैं ये कॉन्सेप्ट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो हम एक कैलेंडर डे लूज कर रहे हैं, और वही अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो हम एक कैलेंडर डे गेन करते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर भी डाउट रहेगा तो आप डाउट रिजोल्यूशन सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हो। बाकी हम शॉर्ट नोट्स दे ही रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे ही रहे हैं। और देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन में ना हम आपके पीवाईक्यू भी इंक्लूड कराएंगे, जो अगर इस चैप्टर से आया हुआ होगा पीवाईक्यू, तो आपकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस वहाँ से अच्छे से हो जाएगी। बाकी यहाँ पे हमने जो भी आप अब तक आपको आइडिया लगी गया होगा, जो हमारे क्वेश्चन का लेवल है वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे ही है। तो अगर आप एनसीईआरटी चैप्टर करने के बाद इसके क्वेश्चन साथ के साथ लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स तो है ही है लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए। फिर देखते आगे आप। Do you know the southernmost point of the India Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami? तो जो मैं बता रहा था आपको कि हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा इंडिया का क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि डूब गया था जब आपके 2004 में सुनामी आया था, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे 2 कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है, एक तो होता है कि हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वो तो है आपका इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर पूछ दे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी है, ठीक है, केप कोमोरिन। तो ये ध्यान रखना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर हम सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, आइलैंड को कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियाज मेनलैंड, इंडियाज मेनलैंड, ठीक है। तो इंडियाज मेनलैंड में जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका कौन सा है? केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। ये पुराना नाम है, नया नाम क्या है आपका? कन्याकुमारी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आओ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगा, और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में पूछ रखे हैं, ठीक। फिर देखो ये दे रखा है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि एक आर्किपेलागो है, कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप कहाँ पे लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल में है। जोग्राफिक बाउंड्स मेनलैंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री डिवाइड्स इंडिया नियरली इक्वली। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर आगे देखो साइज। अब इंडिया का साइज क्या है? हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। जो हमारा टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, ठीक है। हमसे ऊपर कौन कौन सी कंट्री है? सबसे बड़ी रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक। देखो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा टोटल लैंड एरिया है। 2.4% हमारा, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो अगर हम अपना जोग्राफिकल एक्सटेंट देखें, कवरेज देखें, तो 2.4% हम कंसिस्ट करते हैं पूरे ग्लोब का, ठीक है। उसके बाद 15,200 किलोमीटर हमारी क्या है? लैंड बाउंड्री लेंथ है, और 7,516 किलोमीटर हमारी टोटल कोस्ट लाइन लेंथ है। अब यहाँ पे एक अपडेट है, ये अभी हालांकि एनसीईआरटी अपडेटेड है, बट स्टिल यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग अब जो हमारी मैरी टाइम बाउंड्री है वो अराउंड 11,000 किलोमीटर हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा नहीं है कि हमने पाकिस्तान की टेरिटोरी को खुद में इंक्लूड कर लिया है, बल्कि इसका रीज़न ये है कि हमारी जो मेजरिंग डिवाइस थी, जो मेजरिंग टेक्नोलॉजी थी, वो और एडवांस हो चुकी है,
ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि हम पहले जो मेजरमेंट हो रखा था उसमें हमने बहुत सारे आइलैंड को कंसिडर नहीं किया था, तो इस बार के मेजरमेंट में सारे आइलैंड को कंसिडर किया गया है। तो इसीलिए जो कोस्टल लेंथ है ना, हमारा टोटल कोस्टल लेंथ, ये बढ़ के अब 11,000 किलोमीटर हो गया है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना चाहो तो कहीं, यहाँ पे 7,500 लिखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में यही डेटा मेंशन था, लेकिन आपको अपडेटेड रहना, तो ये 2025 में ही अपडेट हुआ था, तो 11,000 किलोमीटर के अराउंड अब आपका जो कोस्ट लाइन का लेंथ है। ठीक। सो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब इंडिया में देखेंगे कि इंडिया का क्या क्या ज्योग्राफिक फीचर है, फिजिकल फीचर्स है, तो ये सारी चीज़ें भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं, लेकिन स्टिल वी विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले आपको पता है कि इंडिया के नॉर्थ साइड में क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयाज। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये सब हम आगे वाली चैप्टर में देखेंगे। देन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, divides into the two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in its west। तो देखो अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में कौन सा है, हिमालयाज है आपके, ठीक है, हिमालयाज। वेस्टर्न साइड में यहाँ पे राजस्थान के साइड में हमारे डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया। नॉर्थ ईस्ट साइड में ये आपका हिमालय का एक्सटेंशन है पूरा, ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट में आपका वेस्टर्न घाट, ईस्ट में आपके ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में आपके वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट के ईस्ट में आपके ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। उसके बाद ये आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो वहीं पे ये वही सारी चीज़ें यहाँ पे ही मेंशन है। अब देखो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखना है तो यही चीज़ मैं बता रहा था, ये देखो, ये है 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, सॉरी मैं भी साउथ बोल दिया, देखो यही कन्फ्यूजन होता है। सो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया के साउथ में तो ये साउथ होना चाहिए, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट एज नॉर्थ, ठीक है। तो इसके बीच का डिफरेंस आप देखोगे मोटा मोटी कितना आ जाएगा, 29 डिग्री का, ठीक है। फिर वहीं यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, तो इनके बीच का ही मोटा मोटी डिफरेंस 29 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री जब हम लैटिट्यूड मूव करते हैं तो वो अराउंड कितना होता है आपका, 111 किलोमीटर होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस, वो कितना होगा ये आप निकाल सकते हो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो 111 का, तो अराउंड आपका आ जाएगा 3330 किलोमीटर, ठीक है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर सदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में इतना डिस्टेंस गैप है, और ये सब मैं अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ, आसपास की वैल्यू, ठीक है। वैसे ही वेस्टर्न से ईस्टर्न के बीच में ही लगभग इतना ही होगा, वो मतलब टू बी स्पेसिफिक 2900 के अराउंड है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। फिर आगे देखो टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस मैंने बता दिया, इसका रीजन ही बता दिया क्यों, 2 आवर टाइम लैग बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया, ठीक। क्यों, क्योंकि हमारा देखा वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच में 29 डिग्री का डिफरेंस है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 29 डिग्री, 29 को अगर मैं 30 ले लूँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, तो वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 मिनट, सॉरी 120 मिनट आपका कितना होता है 2 आवर्स, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमारे कंट्री से पास होती है, कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। और किन किन स्टेट से पास होती है, तो 5 स्टेट से पास होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से हैं वो 5 स्टेट्स, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखना कौन कौन से, यूपी, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, ठीक। तो ये 5 स्टेट याद रखना है, जो इन 5 स्टेट से आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है, और ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी कहीं कहीं पूछ लेंगे, तो मिर्जापुर याद रखना, मिर्जापुर से ये पास होता है। डे एंड नाइट ड्यूरेशन क्या होता है, वेराइज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ड्यू टू लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो दिन और रात के बीच का भी डिफरेंस डिफर करता है, तो आप नॉर्थ में जाते हो तो कहीं ना कहीं वो जो ड्यूरेशन होती है रात की ज़्यादा हो जाती है, और वही अगर आप साउथ में जाओगे तो कहीं ना कहीं डे की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो ट्रॉपिकल जोन में लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया एंड दी वर्ल्ड, ठीक। सो द इंडियन लैंडमास सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, तो वही ये सारा लोकेशन बता रखा है कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोब वर्ल्ड। सो इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो ये हमने देखा ही है कि पहले पैंजिया कॉन्टिनेंट थी, फिर वो गोंडावाना लैंड और आपके लॉरेशियन लैंड में लैंडमास में ब्रेक हुई, फिर गोंडावाना लैंड से हमारा प्यारा भारत निकला, वो जाके यूरेशिया से टकराया, फिर वहाँ पे हिमालयन फॉर्मेशन हुआ। तो ये सब हमने ऑलरेडी फॉर्मेशन पहले क्लासेस में देख रखी है, और आगे भी आएगा, रिपीट होगा, तो मैं आपको सब बता रहा हूँ डिटेल में। देन द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। तो इंडिया का जो अगर स्ट्रैटेजिकली भी हम देखें तो काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट पोजीशन पे लाई करता है। तो ईस्ट में देखते हो तो सारे जो साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है, वो है हमारे, और वेस्ट में यूरोप है, तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रैटेजिक लोकेशन में लाई करते हैं, राइट। बाकी इंडिया पेनिनसुला है, तो तीनों ओर से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, ठीक।
तो ये भी आप हमें एक बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast, ठीक है। तो जो डेक्कन पेनिनसुला है ये आपके इंडियन ओशन में प्रोट्रूड करता है, मतलब उसका एक्सटेंशन है। thus helping India to establish close contact with West Asia, तो हम वेस्ट से हम ये सारे अरेबियन पेनिनसुला जो हो गया, अफ्रीका हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, यूरोप से ट्रेड कर सकते हैं। और ईस्ट में देखोगे तो ये सारे जो आपके हैं ये सारे ट्रेड रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम साउथ ईस्ट कंट्रीज, पैसिफिक नेशन जो है उनके साथ आराम से ट्रेड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे स्टेट्स वगैरह भी देख सकते हो, तो यहाँ पे आपके स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंडेब स्ट्रेट, सुएज कैनाल, ये सब आपको लोकेशन भी एज इट इज़ पता होनी चाहिए। फिर नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ एन इंडीड, इट इज़ द इंडिया एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। तो आप देख सकते हो कि किसी भी कंट्री के नाम पे आपको ओशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक इंडियन ओशन ही है जो कि इंडिया के नाम पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का इतना एडवांटेजियस पोजीशन और इतना सिग्निफिकेंट पोजीशन है, दैट्स वाई। तो इसलिए नाम का जो ओशन का नाम है वो इंडिया के नाम से ही इंस्पायर्ड है। तो ये भी हमारे लिए एक गर्व की बात है। देन सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर। तो देखो जब तक ये सुएज कैनाल नहीं था ना, ये रहा, ये यहाँ पे आपके क्या कौन सा है, यहाँ पे है आपके सुएज कैनाल। तो जब तक आपके सुएज कैनाल ओपन नहीं था तो क्या होता था, हम सरकम नेविगेट करके पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से फिर यूरोप में जाते थे। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था, मतलब अभी से 7000 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब से सुएज कैनाल बन गया तो हम डायरेक्ट यहाँ से सुएज कैनाल के थ्रू, मेडिटेरेनियन के थ्रू होते हुए यूरोप में जा सकते हैं और यूरोप के साथ ट्रेड कर पाते हैं। लेकिन अब सुएज कैनाल में ही काफ़ी प्रॉब्लम आता है। इजिप्ट भी बहुत बार बीच बीच में अपना बोलते हैं ना, अपना डोमिनेंस शो करते रहता है, जब मन चाहे बंद कर देता है। तो इसीलिए इजराइल भी इसका अल्टरनेटिव तैयार कर रहा है, बेन गुरियन कैनाल नाम से। तो ये भी चीज़ आप अपडेट रहना। बेन गुरियन कैनाल किसके द्वारा बनाया जा रहा है? इजराइल द्वारा बनाया जा रहा है। किसका अल्टरनेटिव बनाया जा रहा है? सुएज कैनाल का अल्टरनेटिव बनाया जा रहा है। तो अगर बेन गुरियन कैनाल बन जाएगा तो हम उसके बाद बेन गुरियन कैनाल के थ्रू भी डायरेक्ट मेडिटेरेनियन नेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। फिर देखो इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये हमने देख लिया, मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, डेक्कन पेनिनसुला, सुएज कैनाल लिंक एंड स्ट्रेटेजिक सेंट्रलिटी। तो इसलिए इंडियन ओशन में अगर सबसे डोमिनेंट पोजीशन है तो वो किसका है? इंडिया का है। तभी तो चाइना को मिर्ची लगी रहती है, और तभी तो चाइना कोशिश कर रहा है जो हमारे अगल बगल के नेशन है वहाँ पे पोर्ट्स डेवलप करा ताकि इंडिया को घेरा जा सके। उस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी से वो इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है ताकि इंडिया पे डोमिनेंस क्रिएट कर सके। क्योंकि चाइना का आपको पता है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। इवन वो हमारे अरुणाचल प्रदेश को ही खुद का क्लेम करते हैं, अक्साई चीन लेके बैठे हुए हैं, है ना। और आए दिन क्लैशेस होते रहते हैं। आप अगर लद्दाख साइड में देखोगे तो ये सब स्कर्मिशेस चाइना के इसी पॉलिसी की वजह से होता है। फिर देखो आगे हिस्टोरिकल कनेक्शन। तो अब हमारा हिस्टोरिकल कनेक्शन क्या क्या है? तो ये देखो हमारा पहले क्या था कि पहले के टाइम पे ओशन इतने एक्सप्लोर्ड नहीं थे। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऐसा नहीं था बोट्स नहीं बनते थे, लेकिन आप सोचो ना, जो ह्यूमन मेड बोट्स हैं, वुड से जो बने हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकते थे, सी वेव्स के स्टॉर्म को नहीं झेल सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो कनेक्टिविटी थी ना वो बहुत कम थी। तो ज़्यादातर लोग ट्रेड किसके थ्रू किया करते थे? कॉन्टिनेंट के थ्रू किया करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है ट्रेड नहीं हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था। अफगान आते थे हमारे कंट्री में, हम जाते थे अफगानिस्तान, यूरोप भी जाते थे, ठीक है। लेकिन किसके थ्रू जाते थे? कॉन्टिनेंटल रूट के थ्रू, जिसको और स्मूथन किसने किया था? चाइना का सिल्क रूट ने, राइट। सो इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप दो द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। तो ये चीज आपको आइडिया लग रहा होगा क्यों। देन द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। तो देखो हमारे इंडिया में भी जो आपके आक्रमणकारी आए, जो इंट्रूडर्स आए, चाहे जो इंडो ग्रीक आए, जैसे सिकंदर भी आया था, तो ये सब कहाँ से आते थे? हिंदू कुश माउंटेन के साइड से आते थे। तो वहाँ पे जो पासेस प्रेजेंट होते थे ना, तो कहीं ना कहीं एक पाथ प्रोवाइड करते थे, काइंड ऑफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, ठीक है। देन दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड होता था, कॉमोडिटी का हम एक्सचेंज करते थे, बल्कि हमारा कल्चर का भी एक्सचेंज होता था। तो इसीलिए ना आज के डेट में जो आप ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हो, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन अभी शुरू हुआ है, इसका एंशिएंट वर्जन भी है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि हम बाहर के जो कल्चर है वहाँ उसका अपने कल्चर के साथ उसको मिक्स करके, अमेलगमेट करके अब पेश कर रहे हैं। वैसे इंडिया का कल्चर भी मैंने जैसे बताया कि अब
काफ़ी फैल रहा है, ठीक है, काफ़ी इंडिया का कल्चर क्योंकि अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो जैसे कल्चरल एक्सचेंज में आप देखते हो कि उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र स्टोरीज ये पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं। देन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस, तो हमारे यहाँ पे देखते हो आप कि ग्रीक ग्रीक जो आर्किटेक्चर है उससे इंस्पायर्ड, मुगल आर्किटेक्चर उससे इंस्पायर्ड अभी भी जो कंस्ट्रक्शन होती है। सो ग्रीक स्कल्पचर एंड वेस्ट एशियन डोम एंड मिनरेट स्टाइल्स अडॉप्टेड इन इंडिया। देन उसके बाद मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा है यहाँ। रामानुजन को जानते ही हैं, है ना, रामानुजन जी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो इनका बहुत बड़ा मैथमेटिक्स फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा है। आर्यभट्ट जी को जानते हैं, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। तो ये सब जो महारथी लोग थे ये ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल थे, ग्रेट मैथमेटिशियन हुआ करते थे, और यहाँ से देश विदेश के लोग इन लोगों से आके सीख के जाया करते थे। देन ट्रेड गुड्स, तो हमारे यहाँ पे स्पाइसेस, पता ही है स्पाइसेस के लिए इंडिया फेमस है, आज भी फेमस है, तो हम बहुत ज़्यादा स्पाइस एक्सपोर्ट करते हैं सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो स्पाइसेस, मुस्लिम्स एंड अदर मर्चेंडाइज एक्सपोर्टेड ग्लोबली। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा इंडिया का हिस्टोरिकल कनेक्शन। तो ये सारे आपके बुक में मेंशन है टॉपिक। फिर आते हैं इंडियन नेवर्स। अब इंडियन नेवर्स को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना होता है ना। तो यहाँ पे तो आपकी लिमिटेड चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन अलग से भी जब भी अगर आपके इंडियन नेबरहुड से कोई न्यूज़ रहता है तो न्यूज़ भी आपके गौरव सर कवर कराते ही है ना, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पिक करके, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। हमारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस टाइप की जो भी इनिशिएटिव्स होती है करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर इंडियन नेबरहुड से रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है, तो उसको आपको उस पर एकदम क्लोज आइज बना के रखना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि फेवरेट एरिया होता है ना। तो अभी तो पहले जान लो कि इंडिया के नेबर ही कौन से है ना। तो इंडिया के नेबर में कौन कौन से हैं, हम किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो देखो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करते हैं। देन श्रीलंका, श्रीलंका आपकी मैरीटाइम बाउंड्री हो गई। इवन मालदीव जो है वो भी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करती है, ठीक। और इधर जाएंगे तो हम म्यांमार। तो कितनी कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैंने इसको म्यांमार बोल दिया, ये बांग्लादेश है, ये है म्यांमार, ठीक है। तो गलती से मार्क हो जाता है वो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। और शॉर्टेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। अब एग्जैक्टली देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ मतलब हमारा बाउंड्री शेयर तो करता है, लेकिन वो पीओके वाला रीजन है। और पीओके वाला रीजन क्योंकि हम खुद का कंसिडर करते हैं, खुद का कंसिडर क्या करते हैं, खुद का ही है हमारा, लेकिन उसको अभी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो पीओके वाला रीजन जो है थोड़ा सा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो इसलिए हम इसको शॉर्टेस्ट बॉर्डर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आए तो हमेशा इसको मारना, और ये लोकेशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ पे आप किस किस टाइप के आपके पोटेंशियल प्रीलिम्स क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो वो ये हो सकते हैं कि बांग्लादेश इंडियन कौन कौन से इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो मैप को आपको ध्यान से देख के जाना है। तो जैसे देखो वेस्ट बंगाल के साथ तो शेयर कर ही रहा है, ये कॉमन है। उसके बाद आपके असम के साथ शेयर कर रहा है, मेघालय के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। फिर आपके त्रिपुरा और मिजोरम के साथ शेयर कर रहा है। तो त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इवन सिक्किम भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है ना। बहुत बार मैप में आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि वेस्ट बंगाल का एक्सटेंट यहाँ तक है। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चीज़ आप, ये सारे स्टेट जो हैं आप बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वैसे नेपाल का आप देख लोगे, और ऐसे भूटान का आप देख लोगे, तो भूटान में कौन कौन से कर रहे हैं, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, राइट। ऊपर तो चाइना ही है। फिर म्यांमार का देख लेना, म्यांमार ये रहा, ठीक है। तो म्यांमार के साथ लगभग सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सक्लूडिंग त्रिपुरा, असम एंड मेघालय सब शेयर कर रहे हैं, जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको देखना है, ठीक है। नेबरहुड आप समझ आ गया, जो श्रीलंका है वो हमारा मैरीटाइम नेबरहुड है। तो देखो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्ज स्टेट। तो ये आपको बताना है एरिया वाइज कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा लार्ज स्टेट है, ठीक है। देन द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। तो ये सब ना आपको एक्सरसाइज करना है, ये एक्टिव रिकॉलिंग करनी है कि कौन सा स्टेट है विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। तो इसमें वो सारे स्टेट्स का नाम लिखना है जो कि कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, ठीक, और या फिर कोस्ट में लाई नहीं करते हैं। तो ये चीज़, ये आपका टास्क है, ये आपको करना है ना। इंडिया का मैप लेना, ऐसा नहीं है कोई इसमें रॉकेट साइंस है, आप आराम से इंडिया का मैप खोलोगे तो वहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेना, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल आपके प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज आप लिस्ट कर लेना कि जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट में लाई करते हैं। देन आपके एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, ये देख लेना। देन कौन कौन स्टेट आपके इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर लाई करते हैं कोस्ट के अलॉन्ग। देन क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर लाइक पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। बाकी यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट,
और सादर्न नेवर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर बाय द पाक स्टेट। तो देखो जो श्रीलंका सेपरेटेड किससे, इससे, पाक स्टेट से, तो ये भी ध्यान रखना, पाक स्टेट, पाक बे, ठीक। श्रीलंका इससे ये बता दिया मैंने आपको। एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो मालदीव आइलैंड कहाँ पे है, ये रहा। और लक्षद्वीप और मालदीव को कौन सी डिग्री आपकी सेपरेट करती है, 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री लैटिट्यूड। अंडमान एंड निकोबार को कौन सी डिग्री लैटिट्यूड आपकी सेपरेट करती है, 10 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। फिर देखो हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल लिंक्स। सो इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया एंड न्यू एटलस। तो ये सब आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। सो बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया, द प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो पहले आपके आज़ादी से पहले 2 टाइप के स्टेट हुआ करते थे, एक तो प्रोविंसेस होते थे, एक आपके प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और जो वही प्रिंसली स्टेट्स होते थे वो रूल्ड बाय लोकल और हेरिडेटरी रूलर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है स्कूल भुवन करके, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का एक पोर्टल है जो कि मैप बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ये जाके आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये नोट्स आपके शेयर कर दिया जाएंगे, ये जो हैंड आउट आपका, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके ये लिंक पे विजिट कर लेना एक बार। फिर लैंड नेबर में वही पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उसका डायरेक्शन दे रखा है। चाइना, नेपाल, भूटान ये सारे नॉर्थ में है। म्यांमार एंड बांग्लादेश ये ईस्ट में है। वैसे मेरी टाइम नेबर में श्रीलंका और मालदीव्स। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, यहाँ पे एक्टिव रिकॉलिंग कर लेना, ठीक है। तो आपको पता ही है कि चैप्टर अब खत्म कर लिया, अब आप खुद से क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी के बैक में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ो और जाके क्विज अटेम्प्ट करो, तब जाके आपका चैप्टर होलिस्टिकली कवर होगा। तो पहला क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना आइलैंड ग्रुप, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप खुद से कर लेना। फिर ट्रेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड आइडेंटिफाई स्पेशल फीचर्स, जैसे लोकेटेड कन्याकुमारी, पाक स्टेट एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज। तो ये सारे जो एक्सरसाइज है ना, ये आपको खुद से करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही है ना। इस चैप्टर में थोड़ा सा रिपीटेड चीज़ें थी और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे कुछ बताने लायक बहुत ज़्यादा नहीं था। तो आप अगर इतना इस लेक्चर को अच्छे से देख लिए और उसका जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। फिर आगे हम जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट और आपके डिपेंड होते जा रहे हैं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।